आज हम इस वीडियो में जो है काव्य के बारे में पढ़ेंगे कि काव्य किसे कहते हैं। इस टॉपिक से जो है आपसे 2 या 3 नंबर में पूछ सकते हैं कि काव्य किसे कहते हैं, काव्य के कितने भेद हैं, या आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेंगे, या आपसे पूछेंगे महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, या आपसे पूछ लेंगे कि प्रबंध काव्य के भेद बताइए। ऐसे करके जो है आपसे डिफरेंट तरीके से पूछ लेंगे। तो मैं जैसे पढ़ा रही हूँ आप वैसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से ये जो है समझ में आ जाएगा और आप इसे आसानी से याद कर लेंगे। तो जो इसमें महाकाव्य और खंड काव्य को बहुत ही अच्छे से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें अंतर भी बहुत आते हैं, तो आपको ये जो है इसे अच्छे से याद रखना पड़ेगा और इनकी रचना और इनके जो है लेखक याद रखने पड़ेंगे। करते काव्य कहते किसे, आप काव्य के अंतर्गत ये सब पढ़ रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि काव्य है क्या। तो काव्य उसे कहते हैं, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार उन्होंने जो है काव्य की परिभाषा दी है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसपूर्ण वाक्य काव्य। कोई भी जो है वाक्य या कोई भी कविता अगर उसके अंदर जो है रस है, यानी रस है, श्रृंगार, हास, ये सारे जो रस है इनसे जो है परिपूर्ण यानी पूर्ण भरी हुई है इनसे, तो वो जो होता है काव्य कहलाता है। अगर ऐसा कोई भी वाक्य जो रस से परिपूर्ण ना हो वो जो है काव्य नहीं कहलाएगा। काव्य वही है जो रस से परिपूर्ण हो, जैसे कविता होती है वो कैसे काव्य से परिपूर्ण होती है, यानी काव्य से पूरी सजी रहती है। इसका उदाहरण ले लो, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब ये जो कविता है ये कैसी रस से परिपूर्ण में जो है कौन सा रस है, वीर रस है। ये जो है काव्य का उदाहरण हो जाएगा। बात करते हैं काव्य के भेद की, यानी काव्य के प्रकार। काव्य 2 प्रकार के होते हैं, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। आप इनकी डेफिनेशन भी याद रखेंगे, फिर मैं जो आपको इसके बाद वाली वीडियो में जो मैं आपको इनके अंतर भी बताऊंगी कि अंतर भी पूछ सकते हैं। बात करते हैं कि श्रव्य काव्य के भी 2 भेद होते हैं। पहला काव्य के भेद कितने थे, श्रव्य और दृश्य। फिर श्रव्य को भी 2 भागों में बांटा गया है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। फिर जो प्रबंध काव्य उसे जो है 3 भागों में बांटा गया है, कौन सा, महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यान। मुक्तक काव्य को जो है 2 भागों में बांटा गया है, पाठ्य मुक्तक, गेय मुक्तक। फिर जो गेय मुक्तक है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है, और प्रगीत। सिर्फ जो है प्रबंध काव्य को ही 3 भागों में बांटा गया, बाकी सबको जो है 2-2 भागों में बांटा गया है। करते काव्य के जो 2 भेद थे उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए श्रव्य और दृश्य काव्य होता क्या है। श्रव्य काव्य वो है जिस छंदमयी रचना का आनंद सुनकर या पढ़कर लिया जाता है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं, यथा रामचरितमानस। सिंपल सी बात है, जो भी चीज़ आप सुनते हो, जो भी जो रचना है वो छंदमयी जो रचना है उसका आनंद या पढ़कर या सुनकर, या तो आप पढ़कर सुन सकते हो या सुनकर पढ़ सकते हो, तो वो जो होता है श्रव्य होता है। इसका उदाहरण है रामचरितमानस। दृश्य काव्य का मतलब होता है सुनना, जब आप पढ़ते हो आप तब भी सुनते हो, जब आप कुछ चीज़ देखते हो तब भी आप सुनते ही हो। करते हैं दृश्य काव्य की। दृश्य काव्य वो है जिस गद्य पद्यमयी रचना का आनंद देखकर, सुनकर, पढ़कर लिया जाता है उसे दृश्य काव्य कहते हैं, यथा चंद्रगुप्त नाटक। दृश्य का मतलब होता है देखना। अब काव्य जिस गद्य में या तो पद्य या तो कोई कविता या तो गद्य जो नाटक है उसमें भी जो है काव्य यानी रसात्मक रस का प्रयोग किया जाता है, रोना हंसना होता रहता है, तो उसमें जो है आनंद देखकर या सुनकर या पढ़कर लिया जाता है। आप कोई नाटक देख रहे हो तो आप उसमें सुनते भी हो, तो वही देखकर, सुनकर, पढ़कर। कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो जो चीज़ पढ़ो उसे भी तो देखते ही हो आप, तो इस तरीके से जो है वो दृश्य काव्य कहलाता है। दृश्य का मतलब होता है देखना। बात करते प्रबंध काव्य की। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते, 3। पहले हम शुरू करते महाकाव्य से। महाकाव्य होता क्या है, महाकाव्य में जीवन की विशुद्ध व्याख्या होती है, ये इतिहास प्रसिद्ध होती है, इसका नायक उदार चरित्र वाला धीर वीर गंभीर होता है। महाकाव्य में श्रृंगार, शांत और वीर रस में से कोई एक रस प्रधान रस होता है, शेष रस गौण होते हैं। मतलब ये है कि जो महाकाव्य होता है उसमें जो जीवन की यानी जीवन की जो विशद है ना पूरी व्याख्या होती है, ये इतिहास प्रसिद्ध होती है। ये जो महाकाव्य होता है ये हमेशा इतिहास प्रसिद्धि होता है, इतिहास यानी सदियों से जो चला रहा है वैसे में वो प्रसिद्ध होता है। इसका जो नायक है मतलब जो इसका जो कैरेक्टर रहता है वो उदार चरित्र वाला धीर वीर गंभीर होता है। तो हमारी बहुत ही प्रसिद्ध जो महाकाव्य है वो क्या है, रामचरितमानस। आपने रामचरितमानस में देखा होगा जो राम जी हैं कैसे हैं, तो वो ऐसे हैं,
उदार चरित्र वाले धीर वीर गंभीर। उदार यानी उनका जो स्वभाव है बहुत ही उदार है, सबके प्रति दयावान है। और धीर वीर गंभीर, धीर का मतलब होता है धीरज, यानी धीरज बोलते हैं ना, धीरज रखो, धैर्य रखो। और वीर का मतलब तो आपको पता ही है, बहादुर, जोश से भरे हुए, उत्साहित जो होते हैं वीर होते हैं। आगे लिखा है कि महाकाव्य में श्रृंगार, शांत और वीर रस में से कोई एक रस प्रधान होता है। अब जो महाकाव्य लिखा जाता है उनमें जो ये तीनों रस में से कोई एक रस तो प्रधान होता है, यानी एक रस तो कोई मेन होता ही है। ये मतलब इस रस के बारे में ज़्यादा प्रयोग किया गया होगा महाकाव्य में। ये जो रामचरितमानस है उसमें जो ये तीनों ही रस जो है आपको अच्छे से देखने को मिलेंगे। रामचरितमानस में जो है श्रृंगार, शांत और वीर रस तीनों ही रस आपको देखने को मिलेंगे और इनमें से जो कोई एक रस प्रधान होगा। ये रस गौण होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि रस तो सारे ही होते हैं, लेकिन ये तीन रसों में से जो है एक रस की प्रधानता होती है और बाकी जो रस होते हैं वो गौण होते हैं, यानी वो रस भी थोड़े थोड़े होते ही होंगे। ऐसा बात करते हैं हिंदी के प्रमुख महाकाव्य एवं उनके रचनाकार। आप ये चारों ही याद रखना, हो सकता है आपसे 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं, या पूछ लेंगे हिंदी के प्रमुख महाकाव्य बताइए 4, तो ये जो है मेन है, इसलिए आपको जो है इन्हें याद रखना चाहिए। अब याद देखते हैं महाकाव्य और रचनाकार। रामचरितमानस लिखी गोस्वामी तुलसीदास ने, पद्मावत लिखी मलिक मोहम्मद जायसी ने, साकेत लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने, और कामायनी लिखी जयशंकर प्रशांत ने। बात करते हैं खंड काव्य की। मैंने आपको क्या बताया, महाकाव्यों में पूरे जीवन की विशद व्याख्या थी, लेकिन खंड काव्य जो है जीवन के किसी एक भाग अथवा एक घटना एवं चरित्र का चित्रण किया जाता है। आपको नाम समझ आ रहा होगा कि खंड यानी एक घटना या एक चरित्र, यानी खंड कर दिया, यानी उसका एक एक पार्ट। खंड अपने आप में पूर्ण रचना होती है और संपूर्ण जो रचना एक ही छंद में पूर्ण होती है। खंड का अपने आप रचना है, पूर्ण यानी एक पार्ट भी जो उसका है वो पूरा है। एकांकी में होता है वैसे ही जो है खंड में भी होता है, बस इतना डिफरेंट है ये काव्य और वो जो है एकांकी थी। अब आगे बात करते हैं कि रचना एक ही छंद में पूर्ण होती है। भाई एक ही पार्ट में लिखी जा रही है, एक भाग लिखा जा रहा है, तो वो उसका जो एक पार्ट है वो एक ही छंद में पूर्ण होता है, एक में तो एक ही छंद में होगा। अब बात करते हैं खंड काव्य के उदाहरण देख लेते हैं। पंचवटी, पथिक, सुदामा चरित, हल्दी घाटी का युद्ध आदि जो है प्रसिद्ध खंड काव्य, तो ये आपको उदाहरण के लिए याद रखना है। देख लेते आख्यानक कृतियाँ। महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न कविता युक्त कहानी का नाम आख्यानक कृति है। अब जो महाकाव्य और खंड काव्य, महाकाव्य में पूरी होती है, खंड काव्य में एक पार्ट होता है, लेकिन इन दोनों से जो हटकर है वो कविता युक्त कहानी का नाम क्या है, आख्यानक कृति है। इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, प्रेम, बलिदान और करुणा आदि से संबंधित प्रेरक घटना प्रसंगों को कथा के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। इसमें भी जो क्या रहता, वीरता रहती, साहस हो, पराक्रम हो, प्रेम हो, बलिदान हो और करुणा हो आदि से संबंधित, इन सब से जो संबंधित है, इन सब से जो मिली हुई है वो क्या हो, वो घटना इन सब में हो, वो घटना को क्या है कथा के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। घटना हो, कोई प्रसंग हो, तो वो जो है कथा के माध्यम से, वो उसकी जो कथा होती है उसके माध्यम से इन सब चीज़ों को जो है अभिव्यक्त किया जाता है। इसकी जो भाषा रहती है लिखने की वो कैसी रहती है, सरल, स्पष्ट और रोचक रहती है। गीतात्मकता और नाटकीयता इसकी विशेषता है। इसकी विशेषता क्या है, गीतात्मकता और नाटकीयता। गीतात्मकता मतलब गीत की, नाटकीयता मतलब बनावटी होने का भाव या कृत्रिमता जो है इसकी जो है विशेषता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। झांसी की रानी, तुलसीदास, रंग में भंग आदि आख्यानक गीति के उदाहरण हैं। आख्यानक गीति और आख्यानक कृति हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ना एक ही है, को जो है ये याद रखना है। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको इसके आगे का बताऊंगी और इसके जो है उत्तर आपको कवर करवाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।